नमस्ते और स्वागत है। आज हम समय में लगभग 4,500 साल पीछे जा रहे हैं, भारत की पहली शहरी सभ्यता की दुनिया में। जी। और ये दुनिया आज भी हमें हैरान करती है। हमारे पास इस पर कुछ बेहतरीन सोर्स हैं जो हमें बताते हैं कि ये लोग कौन थे, कैसे रहते थे। हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर ये सभ्यता अपने समय से इतनी आगे क्यों थी और क्या इसके राज आज भी हमारे शहरों के लिए कोई सबक रखते हैं। और ये सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि हम किसी छोटे-मोटे गांव की नहीं बल्कि हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं। हाँ, ये दक्षिण एशिया के इतने बड़े हिस्से में फैली थी कि उस जमाने की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को मिला दें तो भी ये उनसे दोगुनी से ज्यादा बड़ी थी। वाह, मतलब ये एक पूरी तरह से विकसित शहरी दुनिया थी। बिल्कुल। तो फिर ये दुनिया हजारों साल तक छिपी कैसे रही, हमें इसके बारे में पता कैसे चला। इसकी कहानी शुरू होती है 1920 के दशक में। अच्छा। हमारे सोर्स बताते हैं कि पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की पहले 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में। और फिर मोहनजोदाड़ो में। जी, अगले ही साल 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो में। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। तो दुनिया के सामने ये बात कब आई? वो हुआ 1924 में। तब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे सर जॉन मार्शल। उन्होंने लंदन में पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि भारत में एक नई प्राचीन सभ्यता खोज ली गई है। और इसने तो भारत के इतिहास को एकदम से कई हजार साल और पीछे धकेल दिया होगा। बिल्कुल, रातों रात इतिहास बदल गया। और हम इसके समय को लेकर कितने पक्के हैं, मतलब ये कितनी पुरानी है? देखिए, कार्बन 14 डेटिंग के हिसाब से इसका सबसे विकसित दौर, जिसे हम परिपक्व काल कहते हैं, हाँ। वो करीब 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच का है। अच्छा, तो मतलब जब मिस्र में पिरामिड्स बन रहे थे और मेसोपोटामिया में शहर बस रहे थे, तब यहाँ भी एक महान सभ्यता अपने चरम पर थी। जी बिल्कुल, उन्हीं के समकालीन। आपने कहा कि ये बहुत बड़े इलाके में फैली थी। अंदाजा लगाने के लिए बताएं कि कितना बड़ा? इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। अब ये नंबर सुनने में शायद उतना बड़ा न लगे। हाँ, इसे समझना मुश्किल है। तो इसे ऐसे समझिए, आज का पूरा पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी यूपी का कुछ हिस्सा। अच्छा। इन सबको मिला दें, उससे भी बड़ा इलाका था ये। उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दहमाबाद तक। ये तो वाकई बहुत विशाल है। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि जब इन शहरों को खोदा गया तो वहां सिर्फ खंडहर नहीं मिले बल्कि एक पूरा मास्टर प्लान मिला। हाँ, ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। ये कैसा था? उन्होंने ग्रिड सिस्टम पर शहर बसाए, यानी मुख्य सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं। शतरंज की बिसात जैसा। बिल्कुल, पूरा शहर शतरंज की बिसात जैसा लगता था। हर ब्लॉक, हर गली अपनी जगह पर थी। ये तो आज के मॉडर्न शहरों जैसे न्यूयॉर्क या चंडीगढ़ की प्लानिंग लगती है। सही कहा आपने। उस जमाने में ऐसा सोचना ही अपने आप में एक क्रांति है। और ये प्लानिंग सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर शहर के मोटे तौर पर 2 हिस्से होते थे। एक ऊंचा हिस्सा, जिसे दुर्ग या सिटिडल कहते हैं, जहाँ शायद शासक वर्ग रहता होगा। हाँ, माना जाता है कि वहां प्रशासनिक इमारतें या शासक वर्ग रहता था। और दूसरा बड़ा और निचला हिस्सा, जिसे निचला नगर कहते हैं, जहां आम लोग रहते थे। और सोर्स बताते हैं कि इन सब शहरों में एक चीज कॉमन थी, पक्की ईंटें। हाँ, और यहाँ एक बहुत गहरा राज छिपा है। कैसा राज? देखिए, उन्होंने पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया, जो उस दौर में बड़ी बात थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है इन ईंटों का आकार। उनका आकार? जी, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात हमेशा 4:2:1 होता था। हमेशा। एक मिनट, मतलब चाहे शहर गुजरात में हो या पंजाब में, ईंटें एक ही साइज की? बिल्कुल, संगठित सभ्यता थी। ये अविश्वसनीय है। तो जब हम अपने मिशन की बात कर रहे थे कि वे इतने आगे क्यों थे, तो इसका एक जवाब तो साफ है। उनकी सोच में सार्वजनिक स्वास्थ्य और शहर की योजना एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये एक ऐसी सोच है जिसे अपनाने में आज भी कई शहर संघर्ष कर रहे हैं। और ये सोच उनके ड्रेनेज सिस्टम में सबसे साफ दिखती है। सच कहूं तो उनकी जल निकासी व्यवस्था अपने समय में किसी से भी मीलों आगे थी। मिस्र और मेसोपोटामिया से भी? हाँ, कोई भी उनके आसपास नहीं था। ये काम कैसे करती थी? क्या हर घर इससे जुड़ा था? लगभग हर घर में अपना बाथरूम और रसोई होती थी। घरों का गंदा पानी ढकी हुई नालियों से बहकर। ढकी हुई नालियां? जी, ढकी हुई नालियों से बहकर सड़क की मुख्य नाली में जाता था। और कमाल की बात यह है कि इन नालियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैनहोल भी थे। मैनहोल सफाई के लिए? बिल्कुल, ताकि उनकी सफाई की जा सके।
मतलब ये सिर्फ नालियां बना नहीं रहे थे, वे उनके रख रखाव के बारे में भी सोच रहे थे। स्वच्छता और पब्लिक हेल्थ को लेकर ऐसी सोच 4,500 साल पहले। तो ये जो शहर थे, क्या ये सब एक दूसरे की कार्बन कॉपी थे या इनकी अपनी कोई पहचान भी थी? बहुत अच्छा सवाल है। ऊपर से देखने में योजना एक जैसी लगती है, लेकिन हर बड़े शहर का अपना एक किरदार था, अपनी एक खासियत थी। जैसे मोहनजोदड़ो को लीजिए, वो शायद उनका सबसे भव्य और महत्वपूर्ण शहर था। एक तरह का सांस्कृतिक या धार्मिक केंद्र। हाँ, कह सकते हैं। यहीं पर हमें वो विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ मिलता है, जो किसी स्विमिंग पूल जैसा दिखता है। इसका इस्तेमाल शायद धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता होगा। यही माना जाता है। और यहीं से हमें कला के बेहतरीन नमूने मिले हैं, जैसे कांसे की नर्तकी की मूर्ति या फिर वो दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। और हड़प्पा सभ्यता का नाम तो उसी पर पड़ा है। हाँ, हड़प्पा शायद उनका एक बड़ा प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र था। अच्छा। वहां हमें एक लाइन में बने 12 विशाल अन्नागार यानी अनाज के गोदाम मिले हैं। ये किसी के घर का गोदाम नहीं था, ये एक तरह का स्टेट ग्रेन बैंक था। मतलब अनाज शायद टैक्स के रूप में इकट्ठा होता था और वहीं से शहर का प्रशासन चलता होगा। पूरी संभावना है। तो एक शहर धर्म और संस्कृति का केंद्र, दूसरा प्रशासन का, तो फिर व्यापार का केंद्र कहाँ था? उसके लिए हमें गुजरात के लोथल चलना होगा। लोथल उनका बिजनेस हब था, एक व्यस्त बंदरगाह शहर। बंदरगाह? जी, यहाँ दुनिया का सबसे पुराना मानव निर्मित डॉकयार्ड मिला है, जहाँ मेसोपोटामिया से आने वाले जहाज लंगर डालते थे। और वहां मिली फारस की मोहरें इस बात का पक्का सबूत है कि वे इंटरनेशनल ट्रेड में माहिर थे। बिल्कुल। और एक शहर का और जिक्र है जिसे हाल ही में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है, धोलावीरा। धोलावीरा इन सब में सबसे अलग था। उसे हम उनका इंजीनियरिंग हब कह सकते हैं। इंजीनियरिंग हब? किस मामले में? खासकर जल प्रबंधन के मामले में। कच्छ के सूखे इलाके में होने के बावजूद उन्होंने बारिश के पानी को सहेजने के लिए कमाल के जलाशय और नहरों का सिस्टम बनाया था। ये तो बहुत ही जरूरी रहा होगा वहां के लिए। और एक और अनोखी बात, जहां बाकी शहर 2 हिस्सों में बटे थे, धोलावीरा 3 हिस्सों में बटा था, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। अच्छा। यहीं से हमें वो मशहूर साइन बोर्ड भी मिला है, जिस पर हड़प्पा लिपि के 10 बड़े अक्षर हैं। तो एक तरफ खेती, दूसरी तरफ इतना बड़ा व्यापार। इनकी अर्थव्यवस्था चलती कैसे थी? क्या वे सिक्कों का इस्तेमाल करते थे? नहीं, हमें कोई सिक्के नहीं मिले हैं। वे वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम पर काम करते थे। लेकिन उनका सिस्टम बहुत विकसित था, है ना? हाँ, उनके पास तौल के लिए बांटों का एक स्टैंडर्ड सेट था, जो 16 के गुणज में होते थे, जैसे 16, 32, 64। अच्छा, तो ये मानकीकरण उनके व्यापार को आसान बनाता था। बिल्कुल। और वे उगाते क्या थे? सोर्स में कपास का जिक्र है। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात है। वे दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाया। दुनिया के पहले लोग? जी। यूनानी लोग कपास को सिंडन कहते थे, जो शायद सिंधु शब्द से ही बना है। इसके अलावा वे गेहूं और जौ भी उगाते थे। और पशुओं में? वो कुबड़ वाला सांड, उसकी तस्वीरें हर जगह दिखती हैं। हाँ, कुबड़ वाला सांड उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, शायद पवित्र भी। उसकी तस्वीरें हमें हर जगह मोहरों पर मिलती हैं। चलिए उनके विश्वासों पर आते हैं। आपने कहा कि कुबड़ वाला सांड शायद पवित्र था। उनके धर्म के बारे में हम और क्या जानते हैं? सबसे हैरान करने वाली बात जो सोर्स बताते हैं वो ये है कि कोई मंदिर नहीं मिला। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी पहेली है। इतनी बड़ी सभ्यता और एक भी मंदिर जैसी इमारत नहीं। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? इससे लगता है कि शायद उनका धर्म बहुत व्यक्तिगत किस्म का था, या वे प्रकृति की पूजा करते थे। जैसे पीपल का पेड़, नाग या धरती माँ। हमें बड़ी संख्या में मातृ देवी की टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं। इसी आधार पर कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि उनका समाज मात्र सत्तात्मक रहा होगा। हाँ, ये एक थ्योरी है। लेकिन क्या ये एक बहुत बड़ा दावा नहीं है? सिर्फ देवी की मूर्तियों के आधार पर? हो सकता है कि वे देवी की पूजा तो करते हो, लेकिन समाज पर नियंत्रण पुरुषों का ही हो, जैसा कई दूसरी प्राचीन सभ्यताओं में था। ये बिल्कुल सही सवाल है और इसीलिए विशेषज्ञ संभवतः शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये एक मजबूत थ्योरी है, लेकिन पक्का सबूत नहीं। मातृ देवी की मूर्तियों की भारी संख्या ये तो दिखाती है कि महिलाओं का दर्जा समाज में ऊंचा था, लेकिन क्या सत्ता उन्हीं के हाथ में थी, ये कहना मुश्किल है। और वो पशुपति मुहर भी तो है, जिसमें एक योगी जैसी आकृति जानवरों से घिरी बैठी है, जिसे कुछ लोग शिव का आदि रूप मानते हैं। तो हमारे पास एक ऐसी सभ्यता है जो बेहतरीन योजनाकार है, कुशल इंजीनियर है और जिसका व्यापार दूर दूर तक फैला है।
और फिर वो अचानक गायब हो जाती है। हाँ, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर हुआ क्या? ये एक ऐतिहासिक रहस्य क्यों है? क्योंकि कोई एक जवाब नहीं है। ये किसी एक रात में खत्म नहीं हुई। मतलब कई कारण हो सकते हैं। जी, हमारे सोर्स कई संदिग्धों की लिस्ट देते हैं और सच शायद इन सब के मिश्रण में छिपा है। तो पहला संदिग्ध कौन है? पहला और सबसे बड़ा संदिग्ध है जलवायु। जलवायु परिवर्तन। हाँ, सबूत बताते हैं कि उस दौरान मॉनसून का पैटर्न बदलने लगा था, जिससे सूखा पड़ने लगा। सरस्वती जैसी विशाल नदी जिसके किनारे सैकड़ों बस्तियां थी, वो सूख गई। और पानी के बिना तो शहर वीरान हो ही जाएंगे। बिल्कुल। सोर्स में बाढ़ का भी जिक्र है। मोहनजोदड़ो के बारे में कहा जाता है कि वो 7 बार उजड़ा और बसा। हाँ? बाढ़ भी एक बड़ा कारण थी, खासकर उन शहरों के लिए जो नदी के ठीक किनारे बसे थे। लेकिन बाढ़ एक शहर को खत्म कर सकती है, पूरी सभ्यता को नहीं। सही बात है। इसलिए ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि नदियों का सूखना और सूखा पड़ना ज्यादा बड़े और व्यापक कारण थे। एक थ्योरी आर्यों के आक्रमण की भी थी, जो कभी बहुत लोकप्रिय थी। वो थ्योरी मार्टिवा व्हीलर ने दी थी, लेकिन अब उसे लगभग खारिज कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमें किसी बड़े हमले या युद्ध के कोई ठोस पुरातात्विक सबूत नहीं मिलते। ऐसा लगता है कि पतन किसी एक घटना से नहीं, बल्कि एक धीमी प्रक्रिया थी, जो शायद 100-200 साल तक चली। तो मतलब जलवायु बदली, खेती कम हुई, व्यापार टूटा। और लोग धीरे धीरे उन महान शहरों को छोड़कर पूर्व और दक्षिण के छोटे गांवों की ओर चले गए। तो आखिर में इस सभ्यता ने हमारे लिए क्या छोड़ा? इसकी विरासत क्या है? इसकी विरासत बहुत गहरी है। सबसे पहले ये भारत का पहला शहरीकरण था। इसने बताया कि एक संगठित शहरी जीवन कैसा हो सकता है। और स्वच्छता और योजना के जो मानक उन्होंने तय किए, वे आज भी हमें सिखाते हैं। बिल्कुल। और उनकी वो रहस्यमयी लिपि। हाँ, उनकी वो भावचित्रात्मक लिपि जिसमें संकेतों और तस्वीरों का इस्तेमाल होता है, वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ये बात मुझे हमेशा रोमांचित करती है। सोचिए, एक पूरी सभ्यता हमारे सामने है, लेकिन वो म्यूट पर है। हाँ, हम उनके शहर देख सकते हैं, उनकी कला देख सकते हैं, पर उनकी आवाज नहीं सुन सकते। अगर ये लिपि पढ़ ली गई, तो पहली चीज आप क्या जानना चाहेंगे? मैं शायद ये जानना चाहूंगा कि वे खुद को क्या कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता तो नाम हमने दिया है। सही बात है। उनका अपना नाम क्या था? बिल्कुल। और धर्म की बात करें तो योग की मुद्रा में बैठे पशुपति, मातृ देवी की पूजा, पीपल की पूजा। इन सब की झलक हमें बाद में हिंदू धर्म में भी मिलती है। जी, तो एक तरह से इस सभ्यता ने उस सांस्कृतिक डीएनए की नींव रखी जिसे आज हम भारतीय संस्कृति कहते हैं। आज की इस चर्चा को खत्म करने के लिए एक आखिरी विचार ये है, हम अक्सर उनकी ईंटों, नालियों और मोहरों की बात करते हैं जो वाकई कमाल की हैं। लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि वो सोच थी, वो सिस्टम था जो इतने बड़े और विविध इलाके के लाखों लोगों को सैकड़ों सालों तक एक साथ जुड़े रहा, बिना बड़े बड़े महलों या मंदिरों के। हाँ, वो सामाजिक गोंद क्या था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद उनकी न पढ़ी जा सकी लिपि में बंद है।